नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले की ओर ले जाना चाहता हूं, जिस फैसले में माननीय न्यायालय ने कभी सरकारी जांच एजेंसियों के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज मनीष सिसोदिया के जमानत के मामले में जो निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है, वह निर्णय ऐसा लगता है जैसे कि सत्ता में बैठे लोग चाहते थे। वो निर्णय उसी तरह का हुआ, यानी कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। आप सभी लोग जानते हैं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था और हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ मनीष सिसोदिया उच्चतम न्यायालय आए, जब उच्चतम न्यायालय ने अपनी सुनवाई में बहुत ही कठोर टिप्पणियां की थी। उन्होंने ईडी से भी ये कहा था कि आपके पास क्या सबूत है मनी ट्रेल का, आप बताइए और उसकी जानकारी दीजिए कि वो राशि कहाँ है और कहाँ गई है। जब आगे माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि बिना रुपए की हेर फेर या कोई बिना सबूत के किसी को भी जेल के भीतर नहीं रखा जा सकता। अगली तारीख दी गई। अगली तारीख को भी माननीय न्यायालय के समक्ष ईडी द्वारा कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए। तब ऐसा महसूस हुआ कि माननीय न्यायालय अपने विवेक से निर्णय सुना देगा, लेकिन 17 अक्टूबर को माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा। आज जब निर्णय से तय हटी तो उसमें ये कहा गया कि जो सुनवाई कर रहा न्यायालय है या सरकारी एजेंसियां हैं, वो जल्दी से जल्दी ट्रायल को 6 से 8 महीने में पूरा करें। अगर मामले में जानबूझकर देर होती है तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद फिर से जमानत याचिका के लिए आ सकते। यानी कि जो एक फिल्म में कहा गया था, तारीख पर तारीख, जब आपने ही ये स्वीकार किया था, आपके समक्ष जब सरकारी एजेंसियों ने ये स्वीकार किया था कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है जिसमें कि मनी ट्रायल होता दिख रहा हो या प्रतीत होता हो, तो आखिर उसी एजेंसी को बार बार इस तरह के मौके क्यों दिए जा रहे हैं? अगर सबूत नहीं है, सरकारी एजेंसी ईडी या अन्य जांच एजेंसी सिर्फ एक मुलजिम, जैसे कि कभी सरकारी एजेंसियों ने आरोपी नंबर 1 बनाया था, उनको ही अब सरकारी वादा माफ गवाह बनाकर उन्हीं के आरोपों पर मनीष सिसोदिया या अन्य जो दिल्ली आबकारी घोटाला है पर कार्रवाई चलाई जा रही है। ये कहाँ तक उचित है जब आपके पास कोई सबूत नहीं है? सबसे ज़्यादा तो
तकलीफ माननीय न्यायालय के निर्णय पर होती है। हालांकि न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधीशों के विवेक के अनुसार होता है कि किस बात को वो कितना महत्व देते हैं। कभी कभी न्यायालय ऐसे निर्णय भी दे देती है जिसमें गवाह भी ना हो और सबूत भी ना हो, और न्यायालय अपनी विवेक से ऐसा निर्णय देती है जिससे कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल जाता है। लेकिन ये जो मनीष सिसोदिया का मामला मैंने बताया, चाहे संजय सिंह को आबकारी मामले में जेल भेजने का मामला हो, राहुल गांधी को मोदी सरनेम के अवमानना मामले के लिए उनकी सदस्यता जाने का मामला हो, माननीय न्यायालय से उन्हें न्याय की प्राप्ति नहीं हुई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तब ही उनको कुछ राहत की उम्मीद। और दूसरी ओर कई आपको हम ऐसे उदाहरण बताएं जिसमें कि माननीय न्यायालय ने उन सत्ताधीशों के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं। अनुराग ठाकुर का मामला हो, जिन्होंने कि एक देश की बहुसंख्यक आबादी के बाद दूसरी बहुसंख्यक आबादी जो मानी जाती है, एक चुनावी रैली के दौरान किस तरह का स्पष्ट रूप से गोली मारने जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि अगर कोई बात मुस्कुरा कर कही जाए तो वो दोषी नहीं होता। यानी कि अधिकारी अगर कोई अपराधी हंसते हंसते गोली मार दे तो संभवतः न्यायालय के निर्देश के अनुसार वो दोषी नहीं माना जाएगा। अजब अजब कभी कभी ऐसे निर्णय आ जाते हैं जिन पे कि न चाहते हुए भी टिप्पणी करना उचित। ऐसे ही आप भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बात कर सकते हैं, जिन्होंने कि कैमरे पर ये स्वीकार किया कि उन्होंने एक हत्या की है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ तक कि जब तमाम दबावों के बाद, आंदोलनों के बाद, जब ब्रजभूषण सिंह को ये स्वीकारने को विवश होना पड़ा, पुलिस को भी ये मजबूर होना पड़ा कि पुलिस ने ये कहा कि इन्होंने ऐसे सबूत के अनुसार ऐसे ऐसे महिला पहलवानों को गलत तरीके से छुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने छुआ जरूर लेकिन वो एक पिता की हैसियत से छू रहे थे। बहुत ये जो बातचीत है जिसमें कि खुद आरोपी ने स्वीकार किया हो, अपनी गलती मानी हो और न्यायालय ने उसको वाइज्जत छोड़ रखा हो, बाहर कर रखा हो, तो वास्तव में ऐसे निर्णय सवालों के घेरे में आते हैं। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। जो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, राहुल गांधी का भी मामला इसमें आप जोड़ सकते हैं कि जिन्हें एक चुनावी रैली में दिए गए भाषण के कारण उनकी सदस्यता गई, और गुजरात में न तो उन्हें निचली अदालत से न्याय मिला, न उच्च न्यायालय से न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार इस पर लगाई कि हाई कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से नहीं ध्यान रखा, तब उन्हें न्याय की प्राप्ति मिली। लेकिन इतना समय जो उन्होंने बिना सांसद रहते हुए बाहर निकाला, या यूँ कह सकते हैं आप कि जो वायनाड की सीट इतने दिनों तक जो प्रतिनिधि विहीन रही, उसका जिम्मा कौन लेगा। मनीष सिसोदिया अभी जेल के अंदर 8 महीने से हैं,
न्यायालय के मुताबिक अभी तक सरकारी एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद अगर मान लीजिए 1-1.5 साल या 2 साल बाद मनीष सिसोदिया बरी भी हो जाते हैं मामले में, तो ये जो 1.5-2 साल का वक्त जो जाया चला गया, तो उस समय की भरपाई आखिर किस निर्णय से होगी? क्या ये एक तरह से मानवीय दृष्टि से गलत नहीं होगा कि बिना कोई अपराध के कारण किसी को जेल में रखा जाए? क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों या सरकारी एजेंसियों या जिन लोगों ने मामला गलत रूप से दर्ज कराया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जब मामला हाई प्रोफाइल होता है तो किस प्रकार से माननीय न्यायालय रात में भी सुनवाई कर लेते हैं, और कई ऐसे साधनहीन लोग होते हैं जिनकी एड़ियाँ, जिनकी चप्पलें न्याय पाने के लिए वर्षों रगड़ती रहती हैं और उन्हें न्याय की प्राप्ति नहीं मिल पाती। निठारी कांड में आपने देखा होगा कि जहां सरकारी एजेंसियों के कारण, उनकी लचर तफ्तीश के कारण मुख्य आरोपियों को 17 साल बाद बरी कर दिया। तो आखिर इनका दोष, आखिर इनका कौन जिम्मेदार है जिन्होंने कि एक पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलने दिया गया? या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आखिर जो लोग जेल में रहे, इतने दिन जेल में काटा, आज आप उनको बरी कर रहे हैं, तो क्या वो जेल में भोगे गए अपने काल के लिए क्या सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं क्या? खैर, अगर इस पर चर्चा करेंगे तो संभवतः ये चर्चा लंबी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से, जैसा मैंने देखा कि जब सामने कोई सत्ता दल का साधन संपन्न व्यक्ति खड़ा होता है तो यही न्यायालय न्याय करने में किस तरह से अगर मगर करती हैं, और जब इसी जगह कोई साधारण सा व्यक्ति होता है तो उसको बिना कोई दंड, बिना कोई गलत काम किए वर्षों तक जेल में अपनी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 25 साल बिना किसी अपराध के उन्होंने जेल में काटे। खैर, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। इसका उद्देश्य मात्र इसलिए था कि किस तरह से हम लोग न्यायालय की जरा सी टिप्पणी को सुनकर ऐसा मानस बना लेते हैं कि शायद संभवतः न्याय मिल जाए, लेकिन जब मामला अंजाम तक पहुंचने वाला होता है तब वही ढाक के 3 पात। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।